नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष सर। तो सर, जैसा कि अभी तत्काल पाकिस्तान का जो मस्जिद था वहां पर बम धमाका हुआ था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सांप पालते हैं तो वो सांप कभी न कभी आपको काटेगा ही काटेगा। अगर आपके बैकयार्ड में सांप पल रहा है तो पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद रूपी सांप को दूध पिलाया है, तो ये कोई नई बात उसके लिए नहीं है। कुछ दिन पहले की ही बात है, 1 साल पहले जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज हो गया था, अमेरिकन जो मिलिट्री है वो उनको वापस जाना पड़ा था, तो ये खुशियां मना रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में अब पाकिस्तान का रूल स्टार्ट हो गया है। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो तालिबान अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर सकती है, अफ़गानिस्तान को वापस ले सकती है, वही तालिबान पाकिस्तान पे भी यही सेम चीज़ कर सकती है। आज के डेट में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज कर रही है। वो मस्जिदों को और भी ऐसे पाक जगहों को निशाना बना रही है, जिससे कि वहाँ की जो हुकूमत है वो डीस्टेबलाइज हो और जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले। उनका साफ कहना है कि यहाँ पे शरिया जो रूल हो वो लागू हो, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ है। तो ये सेम चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ हुआ वैसे पाकिस्तान के साथ भी आज न कल होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आतंकवाद, मैं क्या, लगभग सभी लोग जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो आतंकवाद को पालता पोसता है वो कल के डेट में उससे परेशानी 100% होगी ही होगी, जो अभी पाकिस्तान झेल रहा है। अच्छा, तो अभी जो खबर सामने आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दिया है, क्या यह खबर आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस खबर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान को समझेंगे तो वो 2-3 चैलेंजेस से अभी वो गुजर रहा है। एक चैलेंजेस तो उसकी इंटरनल चैलेंजेस है, जहाँ की तहरीक तालिबान है। तहरीक तालिबान के साथ डील करना उनके लिए टफ़ इसीलिए है क्योंकि वहाँ के जो कुछ राइट विंगर्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं तहरीक तालिबान को कि नहीं, शरिया कानून लागू होना चाहिए। जैसे अफ़गानिस्तान में रूल ऑफ कुरान है, वैसे रूल ऑफ कुरान पाकिस्तान में भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो हैंडल करना पाकिस्तान हुकूमत के लिए टफ़ बनता जा रहा है, क्योंकि उनके जो सिटीज़न हैं, जो वहाँ के इनहैबिट सिटीज़न हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ अफ़गानिस्तान में हुआ था। अमेरिकन आर्मी को प्रॉब्लम इसीलिए हुई थी क्योंकि वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था तालिबान को। और सेम चीज़ अभी पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फंड नहीं है, जो रिज़र्व होना चाहिए, फॉरेन रिज़र्व होना चाहिए एक कंट्री के पास ताकि वो कुछ इंपोर्ट कर सके, वो सारी चीज़ें नहीं है उनके पास, फंड नहीं है। तो ये 2-3 जो बेसिक चीज़ है उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हास्यास्पद चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ, जो सवाल आपने किया है कि ईरान ने 2015 में एक पाइपलाइन को प्रपोजल दिया था जिसकी आईपी पाइपलाइन कहते थे, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। नेचुरल गैस की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, हालांकि कुछ नेचुरल गैस पाकिस्तान में है, खैबर पख्तून के कुछ इलाके में, लेकिन इनको और ज़्यादा ज़रूरत है नेचुरल गैस की। तो ये ईरान से इंपोर्ट करना चाह रहे थे। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम आईपी पाइपलाइन रखा गया, जिसको ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन भी कहा जाता है। 2024 तक उसे पूरा करने का पाकिस्तान ने वादा किया था। ईरान अपने तरफ से जितनी पाइपलाइन बिछानी थी उनको अपने कंट्री में वो सारी पाइपलाइन वो बिछा चुके हैं। अब बारी पाकिस्तान की आई, और ये पाकिस्तान ने क्यों नहीं बिछाया, इसके पीछे भी अगर हम लोग चलते हैं तो अमेरिका चूँकि सैंक्शन लगा चुका है ऑलरेडी इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो उन्होंने सख्त शब्दों में कहा पाकिस्तान को कि आपको किसी तरीके से ईरान से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करना और गैस पाइपलाइन तो बिल्कुल भी नहीं बिछानी है। ये चीज़ पाकिस्तान को समझ में नहीं आई, और जो हुकूमत रही वो हुकूमत भी मुझे नहीं लगता बहुत मैच्योर रही थी कि वो डिसीजन मेकिंग करे। कभी वो चाइना की तरफ इंक्लाइन हो जा रहे थे, पैसे अगर इधर से सऊदी अरब से मिले तो सऊदी अरब की तरफ इंक्लाइन हो गए, अगर अमेरिका से मिले तो अमेरिका की तरफ इंक्लाइन हो गए, और इस तरीके से वो सीरियसनेस नहीं उनके अंदर आ पाया।
अब बात ये है कि चूँकि डेडलाइन दिया है ईरान ने कि अगर 2014 यानी 10 महीने और उनके पास समय है, अगर इस 10 से 12 महीने के अंदर में वो पाकिस्तान का पाइपलाइन नहीं बिछा पाते जो ईरान टू पाकिस्तान आने वाला था, तो उनको $18 बिलियन का पेनल्टी लगेगा। और सबसे हसास बात मैंने इसीलिए शुरू में कही थी कि ये है कि इनका अपना फॉरेन रिजर्व जो है वो 3 बिलियन से ज़्यादा कभी नहीं रहा है। तो ये $18 बिलियन कैसे पे करेंगे, सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ईरान इतना सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में इस बात को लेके जा रहा है ताकि उनको $18 बिलियन मिले। अब $18 बिलियन अगर लेती है तो एसेट बेचना पड़ेगा पाकिस्तान को, अपना एसेट बेचना पड़ेगा, चाहे वो दूतावास है, जैसे हाल में ही अमेरिका के कुछ दूतावास उनके बिके हैं, तो ऐसे कुछ दूतावास जो बाहर में है वो बेचने पड़ेंगे। पाकिस्तान के पास कुछ इंटरनल एसेट्स हैं वो बेच के उनको चुकाने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक वर्ज पे है जहाँ वो एज अ कंट्री कोलैप्स करने वाला है। ना उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, ना उनकी जो एक तरीके से कहें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट कभी 5 साल पूरा नहीं कर पाती है, इस तरीके की चीज़, और एक्सट्रीमिस्ट लोग बहुत हावी हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ों को लेके अब देखिए सवाल ये है कि इस पे इसका पूरा जो है वो इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो नेबरिंग कंट्री में जो कुछ भी होगा तो हम आंख मूंद के बैठ नहीं सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है हमारे देश पे भी पड़ेगा। तो इसका कुछ प्रभाव ये है कि जैसे तालिबान अगर वहाँ डोमिनेटेड हो गया, तो जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान डोमिनेटेड होकर पाकिस्तान में डोमिनेटेड हो गया, सेम चीज़ इंडिया के तरफ से ये चीज़ें इंडिया में भी तालिबान आने वाले समय में डोमिनेट हो सकता है। तो उसके लिए अगर पाकिस्तान में हाफ कंडीशन में रहे तालिबान डोमिनेटेड, जिसमें कि एक रिगरस फाइट रहे जो वहाँ की सरकार है और तालिबान के बीच में, तो इंडिया विन विन सिचुएशन में रहेगा। लेकिन अगर पूरी तरीके से तालिबान के कंट्रोल में पाकिस्तान आता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। अब दूसरा जो इसके अंदर हम बता रहे हैं कि इंडिया को क्या हानि हो सकता है पाइपलाइन को लेके, ये जो आगे का प्रोजेक्ट था जिससे ईरान खुश था वो था कि ये पाइपलाइन आगे जाके जो अभी आईपी है पाइपलाइन है वो आईपीआई पाइपलाइन बन जाएगा, यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। और इंडिया को जो अभी बहुत सारा खर्चे लगते हैं लाने में, जो नेचुरल गैस है वो पाइपलाइन के थ्रू बहुत ईजिली आ जाता और इंडिया को फ़ायदा होता। अब इंडिया इस चीज़ को देख रही है कि पता नहीं ये कब जाके चीज़ें सुधरेगी, रिलेशन अच्छा हो पाएगा, पाकिस्तान में कैसी गवर्नमेंट आएगी, कल डेट में तालिबान आ जाए, क्या हो कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए अब वो आगे जाके एक नया जो उन्होंने स्टार्ट किया है कि वो अंडर वाटर पाइपलाइन लाएंगे, इंडिया अंडर वाटर पाइपलाइन लाएंगे, और उसमें ओमान और ईरान दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अंडर वाटर पाइपलाइन हम लोग लेके आएंगे। और ये फाइनल सॉल्यूशन है इंडिया के लिए। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट दुगना तिगुना भी लगे, लेकिन ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इंडिया के लिए जो बेटर है ये पाइपलाइन अगर इंडिया में आ जाता है तो उसके बाद क्या पाकिस्तान इंडिया से भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि तो पाइपलाइन को लेकर भी इंडिया से बात कर सकती है? देखिए, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर में, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा हावी हैं। आपके पास टमाटर की कमी है, आपके पास आटा की कमी है, आपके पास जो डेली यूज की चीज़ है वो नहीं है, उसके बाद भी आप ये इंडिया से परचेज नहीं कर पा रहे हैं आपके नेबरिंग कंट्री होने के बाद। तो क्यों? क्योंकि आपके सरकार के ऊपर प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है कि नहीं इंडिया से मुझे कुछ नहीं खरीदना है। तो ऐसी कंट्रीज आज न कल कोलैप्स करती ही करती है, और ऐसी कंट्रीज से हमें कुछ एक्सपेक्ट करना कि हम इसको कुछ बेचेंगे या हम इससे कुछ परचेज कर पाएंगे, वो नेक्स्ट लेवल मान के चलें तो हमारे एज अ कंट्री के लिए बेटर है। जैसे कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है और पाकिस्तान हर जगह जाकर, हर देश या वो भारत हो, हर जगह जाकर अपनी मदद की गुहार लगा रहा है। उसी तरह उन्होंने यूएई के पास भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी उनको निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो अपनी सरकारी 5 कंपनियों को यूएई का हिस्सेदारी बनाने जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये तो होना ही था, और ये 5 कंपनियां क्या आने वाले समय में पूरा पाकिस्तान गिरवी रहने वाला है। 5% किसी कंट्री के पास जाएगा, 10% किसी कंट्री के पास जाएगा, 15% किसी कंट्री के पास। ये बंदर बाट होना ही है, उसकी शुरुआत भी हो गई है जैसा आप बता रही हैं।
तो उसकी शुरुआत हो गई, जिसमें कुछ जो शेयर्स हैं वो जा रहे हैं यूएई के पास। चाइना ऑलरेडी क्या डील करके गया है सीपैक के थ्रू, उसकी फ़ाइल नहीं खुल रही है। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन सीपैक की फ़ाइल खुलेगी एक गृह युद्ध हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि उन्होंने क्या कमिटमेंट किया है चाइना के साथ ये लिटरली बाहर नहीं आया है, और वो बहुत डरावने वाली चीज़ें होगी एज अ कंट्री पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान आने वाले समय में कर्जे लेगा, उस कर्जे को चुकाने के लिए फिर कर्जे लेगा, फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए अपने कभी रेडियो बेचेगा, कभी अपने टेलीविज़न के जो उनके ब्रॉडकास्टर हैं वो बेचेगा, कुछ एयरलाइंस बेचेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करते करते एक ना एक दिन पूरा देश बिक जाएगा। अच्छा, जो अभी जो आर्थिक तंगी के साथ साथ बोला जा रहा है कि पूरे देश बिक जाएगा, आपका ऐसा कहना है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी लग्जरी कारें इंपोर्ट करवा रही है हर एक देशों या कि जो भी एक दो देश से लग्जरी कार इंपोर्ट करवा रही, वो ज़्यादातर सितंबर से नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब छोटा था तो मुझे एक कहावत अक्सर सुनने को मिलता था कि पिताजी जन्मे अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। तो पाकिस्तान के साथ सेम सिचुएशन है। उनको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनका बेस जो है वो पूरी तरीके से खिसक गया है, एज अ कंट्री वो कोलैप्स होने जा रहा है। लेकिन जो कुछ रिच लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके आम आवाम के लिए आटा, पानी, चावल बेसिक चीज़ें है या नहीं है, उनको अपने लग्जरी कार की चिंता है। जिस दिन एज अ कंट्री कोलैप्स होगा पाकिस्तान, ये सारे कार लेके भाग जाएंगे। यूएस यूके सारे लोग का नागरिकता यूएस यूके में है, सब लोग निकल लेंगे, जितने भी नेता लोग हैं पाकिस्तान के और जो बिजनेसमैन हैं सब निकल जाएंगे, और आम आवाम ही मरेगी अंतिम में पाकिस्तान को। सबसे बड़ी दूसरी बात मैं समझा रहा हूँ, अगर कुछ मेरे जो पाकिस्तानी मित्र लोग, अगर दोस्त लोग अगर सुन रहे होंगे, तो आपको अपने सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी स्थिति है कि दो कंट्री एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, और उसके बाद इंडिया इतना आगे निकल गया। आपके पास एड थे, अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा था, पूरी कंट्रीज़ आपको, पूरे विश्व का देश जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो एज अ कंट्री आप फ्लोरिश क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे मुझे लगता है कि इंडिया को कोसने के अलावा उनको खुद में विचार करना चाहिए, और अपने जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे नेता लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, उनके आम आवाम को। जी, हमारे साथ पीयूष सर मौजूद है और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी बातें कही। आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी ओपिनियन को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। धन्यवाद।